जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजस्थान एसडीपीआई के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। हम चर्चा करेंगे अभी जो चल हुआ है भारत के अंदर, गतिविधि हुई है जो पिछले 12 सालों से भी हो रही है, लेकिन इन पर कुछ ज़्यादा तेजी आ गई है। तेजी किस तरीके की कि उत्तराखंड के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने मुसलमानों की मस्जिदों में जाकर उनको नमाज पढ़ने या पढ़वाने पर साफ इनकार कर दिया कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी मुसलमान किसी भी तरीके की अपने धर्म की पालना नहीं कर सकता। तो इसी मुद्दे पर और भी कई मुद्दे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब से। शहाबुद्दीन खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आदाब आदाब। और आपने सुन ही लिया होगा क्या माहौल चल रहा है देश में और क्या चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर हम आपसे बात जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या वजह है कि कुछ असामाजिक लोग वहां पर मुसलमानों की मस्जिदों में जाकर उनको नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। हाँ, देखिए क्या है कि पिछले 3-4 साल से जब से बीजेपी की सरकार है जी, और खास तौर से जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, वहाँ जो है वो एक असामाजिक तत्वों की ऐसी फौज पैदा हो गई है जी, और वहाँ बाकायदा खुलेआम नारा लगता है ओके कि हम उत्तराखंड को जो है वो मुसलमानों से मुक्त बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड को जो है वो मुस्लिम मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं। और उसके लिए उनका तर्क ये होता है क्योंकि उत्तराखंड में ही जो है वो हरिद्वार है, केदारनाथ भी जो है वो उत्तराखंड में ही है जी, बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में ही है। तो कहते हैं ये देवभूमि है। देवभूमि तो हिमाचल है। पर अब भाई एक आप कुतर्क के सामने आपका सच्चा तर्क तो नहीं चलेगा ना। जी जी जी। कुतर्क, जिस आदमी की मानसिकता में कुतर्क भरा हुआ है जी, है ना, तो उसे आप न तर्क से सही कर सकते हैं जी, क्योंकि जिनके दिमाग में जहर भरा हो तो आप उसके सामने कितने ही तर्क रखें, उसका जहर नहीं निकलेगा जी, क्योंकि वो पूर्वाग्रह का शिकार है जी। तो वहां एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है और देवभूमि पे हम मुसलमानों को रहने नहीं देंगे ओके। तो पहले तो उन्होंने जो है वो छोटे छोटे जो है वो मजारात जो थे, है ना, उनको टारगेट करके मजारों को हटाना शुरू किया। क्योंकि इस्लाम में जो सूफीज्म को जो मानने वाले लोग थे वो हमेशा अपनी जो इबादत जो थे वो आबादी के बाहर कहीं सुनसान इलाके में किया करते थे। जो आबादी नहीं होती थी उस आबादी से बाहर जो है वो अपनी इबादत किया करते थे। तो उनके कुछ फिर मुरीद हो जाते थे और जब इंतकाल हो जाता तो उनको वहीं दफन कर देते थे। वहां का जो भी राजा महाराजा होता था वो जमीन दे दिया करता था, है ना। यहाँ भी अगर आप जयपुर की जो सबसे पुरानी जो दरगाह है वो है दरगाह मोती डूंगरी, जो हजरत सैयद दरवेश साहब की दरगाह है। वो आबादी से बाहर है क्योंकि आबादी तो जो है यही परकोटे तक ही थी ना। ये अब तो आबादी बाहर आई है ना। तो सूफीज्म को मानने वाले जो है शांत एरिया में आबादी से बाहर अपनी इबादत किया करते थे। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे मजारात थे, तो उन मजारात को इन्होंने टारगेट करना शुरू किया। अब लगातार मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं, पुलिस खड़ी रहती है, भीड़ जो है वो नमाजियों को मस्जिद में घुसने नहीं दे रही है। पुलिस की मौजूदगी में ये सब होता है। हाँ, पुलिस वहां मौजूद है जो कानून के रखवाले, जो जिन पे जिम्मेदारी है कानून की रक्षा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, देश के हर नागरिक के नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, है ना। लेकिन वहां पुलिस खामोश रहती है, गुंडों की भीड़ जो है वो मस्जिद पे हमला कर देती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस पूरी साठगांठ करके उनको अपने साथ लेके जाती है ऐसा काम कराने के लिए? देखिए क्या है कि पिछले 10-11 साल में कुछ ऐसा हुआ जैसा मेरा मानना है। हो सकता है मेरे तथ्य कुछ गलत हों, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पे कर रहा हूँ।
कि पुलिस में कौन लोग हैं? इसी समाज के लोग हैं जी, है ना। तो जब आप समाज का सांप्रदायिकरण कर देते हैं, समाज में एक वर्ग विशेष को या एक धर्म के मानने वालों के खिलाफ इतनी नफरत भर देते हैं, तो जो पुलिस में जाएगा वो इसी समाज से जाएगा जी, इसी नफरत के साथ जाएगा। तो फिर जब वो इस नफरत के साथ वहां जाएगा तो फिर वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं निभाएगा जी, है ना। और वो भी नफरतबाजों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो उसी समाज से आया है, संविधान के खिलाफ। तो उत्तराखंड में जो पुलिस का रवैया जो देख रहे हैं, वो ऐसे देख रहे हैं कि जैसे पुलिस जो है वो असामाजिक तत्वों को प्रोटेक्शन दे रही है, प्रोटेक्शन उनके साथ खड़ी है, साथ खड़ी है। वो अपना संवैधानिक कर्तव्य, जो एक पुलिस वाला जब पुलिस में भर्ती होता है तो शपथ लेता है, जी, वो अपनी वो शपथ का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि वहां मतलब मुसलमानों के खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मुसलमान डर के उत्तराखंड छोड़ के भाग जाए। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि नफरत फैलाने वालों की ये जो साजिश है ये कामयाब नहीं होगी। अच्छा, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है इस मामले में? भाई मुझे भी हैरानी होती है कि एक चीफ मिनिस्टर जो होता है वो मुख्यमंत्री बनने से पहले संविधान की शपथ लेता है जी, है ना। और शपथ में ये है कि वो किसी भी के भी प्रति पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह नहीं रखेगा जी, सबके साथ समान व्यवहार करेगा, निष्पक्ष रहेगा, सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो वो जो मुसलमान है वो उत्तराखंड के, वो भी भारत के नागरिक हैं। भारत का संविधान जो है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपनी मर्जी का धर्म मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री जो है, एक मुख्यमंत्री के रूप में जो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए है ना, उस जिम्मेदारी को जो है वो निभाने में पूरी तरीके से असफल है। एक्चुअली देखिए क्या है कि एक मेंटेलिटी होती है आजकल, आपने देखा होगा, एक मानसिकता जो है वो इन पूरे आपको पढ़े लिखे लोगों में मिलेगी। हो सकता है कोई लोग आपसे भी टकराए हों, तो जैसे आपसे सवाल करेंगे जैसे बैठ के कि आप संविधान को पहले मानते हैं या कुरान को पहले मानते हैं? संविधान को पहले हाँ, ऐसे बेवकूफी वाले क्वेश्चन कई मैंने सोशल मीडिया पे देखे, मिलेंगे आपको है ना। ये वो लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको न संविधान के बारे में कुछ पता है। भाई भारत का संविधान है, भारत के संविधान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और प्रत्येक नागरिक करता है। वही भारत का संविधान भारत के मुसलमान को कुरान पढ़ने की, कुरान पे बताए हुए रास्ते पे चलने की, कुरान की तालीमात को आम करने की, कुरान के रास्ते को बताए हुए रास्ते को फैलाने की, यानी इस्लाम की दावत देने की भारत का संविधान इजाजत दे रहा है। तो अब आप ये सवाल पूछ के कि संविधान पहले है या कुरान पहले है, असल में वो लोग क्या अपनी एक आइडियोलॉजी थोपते हैं कि उनको किसी नहीं जानना। वो क्या है, अनपढ़ लोग। मैंने अनपढ़ लोग कहा कि जिनके दिमाग में कुतर्क भरा होता है जी, उन कुतर्क को आप तर्क से नहीं काट सकते है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। अभी एक दिल्ली का लाल किला एक ऐसा अड्डा बन चुका है यूट्यूबर चैनलों के लिए, जहां पर गोल घेरा लगा के और एक हिंदू को खड़ा कर लेंगे, जज्बाती को, एक मुस्लिम को खड़ा कर लेंगे और उनसे डिबेटें करवाएंगे और उसको सोशल मीडिया पे चलाते हैं। वो एक तरीके से क्या क्या साबित करना चाहते हैं इस चीज? एक्चुअली क्या हुआ कि जो है इसमें समाज का भी जो है मैं दोष मानता हूं, क्योंकि वो क्या है, जमा मस्जिद के पास पड़ता है, लाल किला का एरिया चांदनी चौक का जमा मस्जिद के पास पड़ता है, तो मुस्लिम भी आमतौर पर वहां पर टहलता हुआ मिल जाता है और वो उन लोगों को वो एक बकरे की तरह, एक खाने की तरह मिल जाता है कि इनको अब पकड़ो और इनको चलाओ, इनको नेगेटिव कमेंट। देखो, इसको मैं समाज को इसलिए जिम्मेदार मानता हूँ जी कि यूट्यूबर जो है वो
अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोग्राम करते हैं। चूंकि जो है वो मोदी जी ने कह दिया रील बनाओ और कमाओ, तो अब रोजगार तो मिल नहीं रहा है ना। तो पूरा युवा क्या कर रहा है, कैमरा उठा के, फोन उठा के रील बनाने में लगा पड़ा है ना। रील बनाओ और कमाओ जी। अब रील पे जो है अच्छी अच्छी बातें अगर बताते हैं तो समाज देख नहीं रहा है ना। अब समाज क्या देख रहा है, या तो वो जो है वो मुर्गे लड़ रहे हैं, जो जैसा आप बता रहे हो, दो मुर्गों की लड़ाई है ना, वो लड़ रहे हैं है ना, वो देख रहे हैं जी। मुझे हैरानी है कि हमारा समाज जो है पश्चिमी संस्कृति का समाज नहीं है। हाँ, हमारे समाज में जो है वो एक सामाजिक बंधन है, सामाजिक मर्यादाएं हैं, और हिंदू समुदाय में तो 16 संस्कार हैं जी, है ना। उनके यहाँ जो संस्कार हैं वो 16 संस्कार हैं बाकायदा। भाई ये पैदा हुआ तो ये मुंडन संस्कार, और इसको जनेऊ पहना दी तो ये गोपति जनेऊ संस्कार, ये गोपवीत संस्कार, है ना। पहली बार बाल कटवाएंगे तो मुंडन संस्कार, ऐसे संस्कार है ना जी। और जो लोग हैं वो सुबह से शाम तक सनातन 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 भी कर रहे हैं, है ना। अब रोजगार नहीं मिल रहा तो युवा लग गया काय में, रील बनाने में, है ना। लड़के भी रील बनाने में लग गए और लड़कियां भी रील बनाने में लग गई। अब रील में क्या देख रहा है समाज, कौन सी लड़की कितने छोटे कपड़े पहन रही है ना, उतने ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। मतलब वो जितने छोटे कपड़े पहन रही है उतने ही व्यूज मिल रहे हैं। वो जितने द्व्यर्थी संवाद बोल रही है अपनी रील में उतने ही व्यूज मिल रहे हैं। अच्छा, और जितनी अश्लील भाषा बोल रही है उतने ही व्यूज मिल रहे हैं। इसका मतलब समाज कहाँ जा रहा है, पीछे धकेला जा रहा है ना। कहाँ गए संस्कार, कहाँ गई सनातन संस्कृति, है ना। अच्छा, कुछ अब देखा जाए तो आज आप संस्कारों की बात कर रहे हैं, इसी संस्कारों को समझने वाले समाज के लोग रोडों पे नाच भी रहे, और लड़कियां और तो शादीशुदा औरतें सड़क पे नाच नाच के वीडियो बना रही है। नाचना तो मामूली सी चीज है है ना। लोग जो है वो बेडरूम तो बिल्कुल निजता वाला जगह है ना, वहां की रीलें बना रहे हैं। नाचना तो बहुत मामूली सी चीज है ना। निजता वाला बेडरूम तो जो है वो, है ना, मतलब एक कहावत है कि साहब जो है वो भोजन, भजन, मित्र और नारी, चारों चीज प्रदाधिकारी, है ना। मतलब आप मित्र अगर है तो उसमें भी उसको रखिए, भोजन भी जो है ना, मतलब दिखा के मत खाइए, ताकि अगर मान लीजिए आपका पड़ोसी गरीब है और आप मुर्ग मसलम खा रहे हैं तो उसमें जो है वो ऐसा से कमतरी नहीं आनी चाहिए। तो एक कहावत है भारत में कि भोजन, भजन, मित्र और नारी, चारों चीज प्रदाधिकारी, है ना। अब पर्दाधिकारी वाली स्त्री क्या कर रही है, रील बनाने के चक्कर में जो है वो छोटे से छोटे कपड़े पहन के नाच रही है ना। समुद्र के किनारे उछल रही है, खेत पे उछल रही है, खेत पे उछल रही है ना। तो दरअसल इसके लिए समाज जिम्मेदार है। अगर इन कंटेंट को व्यूज नहीं मिले और समाज के लोग इन कंटेंट को देखना बंद कर दे तो 2 महीने बाद लाल किले पे मुर्गा लड़ाने वाला एक यूट्यूबर आपको नहीं मिलेगा। भाई अगर समाज जो है उस नफरत वाले कंटेंट को देखना बंद कर देता है और उसको व्यूज नहीं मिलता है तो 2 महीने में लाल किले पे वो जो चौक आप बता रहे हो गोल घेरा, वहां आपको मुर्गा लड़ाने वाले नहीं मिलेंगे। और उनका कंटेंट सिर्फ देश विरोधी बातें करने का है। ऐसे अगर अश्लील कंटेंट जो है वो अगर ये देखना बंद कर देते हैं तो जो है वो ये अश्लील रीलें बनाने वाले जो की दुकान बंद हो जाएगी। हमने क्या हुआ कि पश्चिमी संस्कृति के नाम पे, जिसको हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, उसके नाम पे हमने हमारे समाज का जो है वो कबाड़ा कर दिया है जी। देखिए वेस्टर्न कल्चर की हालत क्या हो गई है कि वहां परिवार टूट गया। हमारे यहाँ अभी भी परिवार व्यवस्था बची हुई है और परिवार टूट गया तो क्या हुआ, ये लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट कहां से है, वहां से हराम है ना। ये तो ये आप शादी करके रहो ना, है ना। अब ये लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट कहां से है, वेस्ट से, है ना। और लड़की एक ही वक्त में पता नहीं कितने कितने बॉयफ्रेंड पाले बैठी है वेस्ट में,
हमारा संस्कार ये नहीं है ना। हमको वहां से सीखना था जो उन्होंने एजुकेशनली डेवलपमेंट किया वेस्ट ने, जो शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में जो उन्होंने तरक्की की उसको हम एडॉप्ट करते, वो तो हमने एडॉप्ट किया नहीं। हमने अपने आप को जो है मॉडर्न बनाने के नाम पे क्या एडॉप्ट कर लिया, छोटे छोटे कपड़े पहनना, है ना। हमारी जो भारत की जो भाषाएं हैं वो बड़ी समृद्ध भाषाएं हैं। आज का युवा जो जिस स्टाइल में अंग्रेजी बोलता है ना, तो ये समाज एक तरीके से गिरावट की ओर जा रहा है। अच्छा, हम इंटरव्यू के दूसरे फेस में चलते हैं। अब अभी जो चर्चा का विषय चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का सिडनी पर में एक आतंकवादी घटना होती है। उन आतंकवादियों को पकड़ने वाला एक मुस्लिम युवक अहमद, जिसने उस आतंकवादियों को पकड़ा और कई लोगों की जान भी बचाई, उसको हमारे दैनिक भास्कर के अखबार में उसको आतंकवादी बता के यहूदी बता दिया। देखिए सबसे पहले तो मैं वहाँ सिडनी में जो आतंकवादी घटना घटी जी, हाँ, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ जी, है ना। और जो भी पीड़ित परिवार हैं, मृतक परिवार हैं, उनके प्रति अपनी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूँ, क्योंकि वो गोली चलाने वाले 2 मुसलमान थे, है ना। तो पूरा मीडिया जो है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को आतंकवादी साबित करना चाहता था, है ना। वहाँ किन परिस्थितियों में घटना घटी, है ना, वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन चूंकि वो आतंकवादी 2 मुसलमान थे, तो पूरे दुनिया के मुसलमानों को आतंकवादी ठहराने के लिए जो है वो मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू किया। अब इत्तेफाक से जो आतंकवादियों को दबोचने वाला था, सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाला था, सीरियाई मूल का है वो भी मुसलमान है, निकल आया, है ना। तो मतलब अगर एक तरफ जान बचा, मतलब आतंकवादी मुसलमान थे, तो एक मसीहा बन के भी कौन आ गया, मुसलमान आ गया। अब अगर ये भास्कर या दिगर अखबार इसको छापते हैं कि एक मुसलमान ने अपनी जान की बाजी लगा के, उसको खुद को भी गोलियां लगी है, अहमद को, है ना, हॉस्पिटल में अभी भी, हालांकि ऑस्ट्रेलिया का अखबार उसको हीरो लिख रहे हैं, तो फिर भास्कर का या मीडिया का वो जो प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को आतंकवादी ठहराने का, वही फेल हो जाता, है ना। अब भास्कर ने अहमद को यहूदी लिख दिया, है ना। लेकिन जो है वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया प्लस जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने जो है वो उसको बाकायदा उसका पूरा बायोडाटा बता दिया कि अहमद जो है सीरियाई मूल का मुसलमान है, वो आज ऑस्ट्रेलिया का हीरो है। तो भास्कर की मंशा तो ये थी कि ये मतलब भारत के मुसलमानों को भी आतंकवादियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाए। अब अगर ये अखबार अपने आप को जिम्मेदार अखबार समझता है, तो चूंकि इसने कल ये अखबार में खबर लगाई, तो इसको बाकायदा खंडन छापना चाहिए कि हमारे रिपोर्टर से ये मिस्टेक हुई। ये एक छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, एक मेजर मिस्टेक है, हालांकि इंटेंशनली किया गया है, लेकिन फिर भी उसको अपनी गलती मानते हुए छापना चाहिए कि अहमद जो मसीहा जिसने लोगों की, बेगुनाह लोगों की जान बचाई, वो सीरियाई मूल का मुसलमान था। तो ये अखबार में एक एजेंडा है मुसलमानों के खिलाफ, उसमें न भास्कर बचा हुआ न कोई और बचा हुआ, सबका यही खेल है। अच्छा, अब हम आपसे एक अगला क्वेश्चन पूछते हैं जो अभी सोशल मीडिया पे काफी चर्चा का विषय बना रहा है, बिहार का। बिहार में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। उन नियुक्ति पत्रों को बांटते हुए उसको लेने के लिए एक मुस्लिम महिला नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके पास आती है और नीतीश कुमार उसका नकाब खींच लेते हैं। इसकी उनकी इस हरकत पे आपका क्या? देखिए ये वीडियो मैंने भी देखा है ना। अगर जो है उस महिला के जगह में महिला होता और नीतीश कुमार ने जो बदतमीजी उस महिला से की वो मैं होता और मेरे साथ की होती, तो मैं नीतीश कुमार का कुर्ता पकड़ के नीचे पटक लेता, क्योंकि एक सामान्य घटना नहीं है। ये उस महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ है। ये मुस्लिम महिला का जो संवैधानिक अधिकार है अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का, उस पे हमला है, क्योंकि वीडियो में नीतीश कुमार झटका देके उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 2 परसेप्शन है।
या तो बिहार का मुख्यमंत्री मानसिक रूप से पागल हो गया, पागल हो चुका है ना, कि उसको ये एहसास ही नहीं है कि मुझे किस महिला के साथ जो है वो कैसा व्यवहार करना चाहिए मुख्यमंत्री के नाते। एक परसेप्शन तो ये है कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। या फिर दूसरा परसेप्शन यह है कि वो अब सत्ता के नशे में इतना चूर हो गए हैं नीतीश कुमार कि उनको कोई ऐसा किसी की परवाह नहीं है कि मैं तुम्हारी महिला का नकाब भी खींच सकता हूं और तुम्हारी टोपी भी खींच सकता हूं और तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं, है ना। तो एक परसेप्शन तो ये है कि या वो मानसिक रूप से उनका हो चुके संतुलन बिगड़ गया है, और दूसरा ये कि या वो सत्ता के नशे में पागल हो गए हैं। लेकिन दोनों ही अगर परसेप्शन को सही मान लिया जाए तब भी उन्होंने जो ये किया वो एक आपराधिक कृत्य है। उन्होंने जो महिला का बुर्का नकाब चेहरे से खींचा, ये आपराधिक कृत्य है। कायदे से मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है इस अपराध में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और नीतीश कुमार में जरा सी भी अगर शर्म है तो उनको न केवल क्योंकि ये उस महिला की निजता पे हमला है, तो नीतीश कुमार को न केवल उस महिला से माफी मांगनी चाहिए बल्कि बिहार के पूरे मुस्लिम समुदाय से माफी मांगनी चाहिए कि भाई मुझसे ये गलती हुई है। अगर वो उस महिला से ये माफी नहीं मांगते हैं नीतीश कुमार जी, तो फिर जो मैंने दोनों परसेप्शन बताए वो दोनों ही सही है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में काफी मुस्लिम नेता भी हैं और हो सकता है कि उस सभा में मौजूद हो, क्या उनको बुरा नहीं लगा? देखिए साहब, हुआ क्या है कि पॉलिटिक्स में जो भी मुसलमान हैं, हाँ, मैं भी चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, तो जो लोग हमारे यहाँ जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, वो जो उसमें नीतीश कुमार के लोगों को भी, उनमें न तो रीढ़ की हड्डी होती है, ना सच को सच कहने की हिम्मत होती है। उस महिला के बजाय अगर वहां के मंत्री की बहन के साथ भी अगर वो बुर्का खींच लेता तो शायद वो मंत्री, जो मुसलमान कोई मंत्री है वहां, मैं नाम नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं लगता, शायद उस पर भी वो रिएक्ट नहीं करता। मतलब सत्ता के लालच में और पदों के लालच में हम इतने बेईस हो गए हैं कि कोई हमें कितना भी जलील करे, हमें हिम्मत ही नहीं होती सच बोलने की। जो हमारे मुस्लिम पॉलिटिशियन है वो मुस्लिम पॉलिटिशियन है, वो कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं। बेईस हो गए हैं कि मुसलमानों के साथ कितनी बदतमीजी हो, कितना जुल्म हो, कितनी ज्यादती हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी में बोलने की हिम्मत ही नहीं होती है। अरे तुम बाहैसियत पॉलिटिशियन मत बोलो, बाहैसियत इंसान तो बोलो। मान लीजिए मैं उस सभा में मौजूद होता एक आम आदमी की हैसियत से, मैं नीतीश का हाथ पकड़ लेता। नीतीश कोई खुदा थोड़ी है, चीफ मिनिस्टर ही तो है। किसने पावर दिया चीफ मिनिस्टर को एक खवातीन का नकाब छीनने का और उसमें उसकी निष्ठा पे हमला करने का? जिस बदतमीजी से वो खींच रहा है, किसी भी शरीफ से शरीफ आदमी को गुस्सा आ जाएगा। तो दरअसल पॉलिटिशियन से कोई उम्मीद नहीं है। इनमें जो है वो मतलब इतने बेईस, इतने जमीर फरोश हो गए हैं कि क्या कहूँ मैं इनके लिए, क्योंकि अगर गैर मुहज़्ज़ब जुमला कहूंगा तो फिर आपके पाठक जो है वो यही सिर्फ जेडीयू के मुसलमानों की ही बात नहीं है। नहीं, हर पार्टी भी सेकुलर पार्टी के जो मुसलमान, हर पार्टी, कुछ को छोड़ दीजिए, कुछ लोग हैं ऐसे। लेकिन ये तो चलो दूर की बात है, खुद बीजेपी में बैठा हुआ मुसलमान कितना शर्मदार होगा, कितना बेशरम होगा, ये देखने वाली बात। नहीं, बीजेपी में जो बैठा हुआ है उस पर तो आप उम्मीद ही मत रखिए। उम्मीद ही मत रखो कि ये मुसलमान ये भी आवाम के लिए कुछ बोलेगा, है ना, उनसे तो उम्मीद ही मत रखिए आप। अगर मुसलमान उनसे कुछ उम्मीद रखता है तो मेरी समझ से इससे ज्यादा नासमझी मुसलमानों की दूसरी नहीं होगी। बीजेपी में जो मुसलमान है वो मुसलमानों पे होने वाले किसी जुल्म पे, किसी ज्यादती पे, किसी नाइंसाफी पे कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको तो भाई साहब के पैर छूने से फुर्सत नहीं है। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है, सुबह घर से खादी का कुर्ता पायजामा निकल के पहनते हैं और तय करके चलते हैं आज 10 भाई साहब के पैर छूने जाएंगे, भाई साहब चरण छुएंगे, भाई साहब जो है बगल में फोटो खिंचवा लेंगे, है ना,
और वो फिर सोशल मीडिया पे चलाएंगे कि भाई साहब मेरे कितने करीब हैं। बस इससे ईमान का क्या 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 लेना देना है इनके? मतलब वो अपने आप को मुसलमान मानते नहीं है या समझते नहीं है या सिर्फ नाम के मुसलमान है? देखिए मैं इसको दूसरे अंदाज में कहता हूँ जी। ये जो आप बता रहे हो बुजदिली है, बुजदिली है ना? जी जी। ईमान और बुजदिली एक साथ नहीं रह सकती। जिसमें ईमान है, मतलब ईमान यानी जो मुसलमान होगा उसी में ईमान होगा, ईमान होगा। तो जिसमें ईमान है वो बुजदिल नहीं हो सकता, और जो बुजदिल है वो ईमान वाला नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं होगा, है ना? तो अब आप सर्टिफिकेट आप तय कर लीजिए। कुल मिला के बीजेपी में जो मुस्लिम बैठे हैं वो बुजदिल है। बुजदिल मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको कि जो बुजदिल है वो ईमान वाला नहीं हो सकता, और जो ईमान वाला है वो बुजदिल नहीं हो सकता। अब ये आप तय कर लीजिए, बीजेपी वाले तय कर लीजिए कि वो कहाँ खड़े हैं, मतलब लकीर के इस पार खड़े हैं या उस पार खड़े हैं, वो अपने आप तय कर ले। अच्छा, अब इंटरव्यू के आखिरी फेस में चलते हैं और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अभी कल, शायद कल ही की बात है या कल की होगी या परसों की होगी, गाजियाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, वहां पर एक दहशतगर्द जो पिछले कई सालों से समाज में दहशत फैला रहा है, दक्ष चौधरी, उसने एक युवक को थाने के अंदर पुलिस अधिकारी के सामने और उसके आसपास के जो गुंडे हैं जो उसके साथ चल रहे हैं वो वीडियो बना रहे हैं और पुलिस अधिकारी के सामने उसको मार रहे हैं थाने के सामने। क्या संविधान का, कानून की कहाँ क्या रह गई वहां पर? कानून कहाँ गया? देखिए गाजियाबाद का, गाजियाबाद का प्रशासन कहाँ गया? देखिए अभी मैंने आपको उत्तराखंड की पुलिस के उत्तराखंड के बाद ये घटना हुई थी, है ना? तो जो पुलिस जैसी वहां की है वैसी यूपी की है। मैंने भी आपको कहा कि जब समाज का सांप्रदायिकरण हो जाता है तो समाज का हर हिस्से का सांप्रदायिकरण हो जाता है जी। तो पुलिस का भी सांप्रदायिकरण हो गया है। वो जिसको आप गुंडा बता रहे हैं हो सकता है वो पुलिस के लिए हीरो हो। गाजियाबाद वो तो दहशतगर्द बोलते थे उसको, और वाकई में दहशतगर्द है वो। आप जिसको गुंडा बता रहे हैं या दहशतगर्द बता रहे हैं, है ना, मैं उसको नहीं जानता, है ना, लेकिन जो आप बता रहे हैं मैं तो आपकी बात को मान लेता हूँ, तो वो आपके लिए दहशतगर्द होगा। समाज के शांति प्रिय लोगों के लिए दहशतगर्द होगा। हो सकता है उन पुलिस वालों के लिए वो हीरो हो, तभी उसको कानून हाथ में तभी उसको पुलिस थाने में कानून हाथ में लेने की। आप एक ऐसे आप सिंपली एक थाने में जाके एक थाने में किसी से बदतमीजी कर लीजिए, है ना, आप पे राजकार्य बाधा का मुकदमा ठोक देंगे, 3 महीने तक आपकी जमानत नहीं होगी क्योंकि आप मुसलमान है, करके देख लीजिए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चंद यूपी उत्तराखंड जैसे 2-3-4 राज्य हैं वहां पुलिस और पुलिस का कानून संविधान सिर्फ मुसलमानों के लिए है ना, बाकी को खुली छूट। अच्छा, देश में जो अभी खुली गुंडागर्दी चल रही है धर्म की रक्षा के नाम पर, और कई मॉब लिंचिंग हो रही है, कई लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पुलिस तमाशा देख रही है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जज भी देख रहे होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा रही है, क्यों खामोश है? देखिए पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं लगातार घट रही है और उसके बावजूद देश का सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो एक नागरिक की हैसियत से मुझे बड़ी चिंता होती है कि अगर देश का सुप्रीम कोर्ट ही इन अन्यायों के खिलाफ अनदेखी करना शुरू कर देता है या कर दी है, तो फिर ये देश आखिर जा किधर रहा है? तो फिर मुझे जो है वो बाबा साहब का एक कोड याद आ जाता है, उनका एक वक्तव्य याद आ जाता है। बाबा साहब ने कहा कि देश का किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो फिर वो अच्छा संविधान भी उस देश के नागरिकों को न्याय नहीं दिला सकता और देश का विकास नहीं कर सकता। और किसी देश का अगर संविधान कितना ही बुरा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो बुरे संविधान से भी उस देश के नागरिकों का भला होगा, नागरिक अधिकारों की रक्षा होगी और वो देश विकास भी करेगा। तो मुझे लगता है कि हमारा जो देश का जो संविधान है
वो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो उसे लागू करने वाले लोग हैं वो उतने अच्छे नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन साहब हमें वक्त देने के लिए और हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, वरिष्ठ पत्रकार भारत के और राजस्थान एसडीपीआई के प्रदेश उपाध्यक्ष। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।